नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है संघ का नया एजेंडा, नहीं चलेगा बंटवारे का धंधा। पिछले ही दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, वो शायद आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं है। उस वक्त उनके बयान पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। संघ के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी शायद उसको लेकर संपादकीय लिखा था, जिसके बाद कई तरह की सियासी बातें हुई और अब संघ के हिंदी मुखपत्र यानी कि पांचजन ने भागवत के बयान का समर्थन कर दिया है। शायद भागवत के बयान को छोटे परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की गई होगी या फिर बड़े कोई संकेत है, यानी कि उनके बयान में भविष्य के बड़े संकेत छिपे हुए हैं और उन्हीं संकेतों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी यही रहेगा और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश में जमकर सियासी घमासान मचा। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसको लेकर मोर्चा खोला तो ऑर्गेनाइजर ने भी थोड़ी अलग लाइन पकड़ी। अब पांचजन्य ने भागवत के बयान का खुलकर समर्थन किया। दरअसल संघ प्रमुख ने एक बड़ी लाइन खींची है जिसे लोग शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भागवत और संघ की ये सोच पूरी तरह से देश के हित में है। चलिए आपको इसका मर्म ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देश में हिंदुत्व समर्थकों का एक वर्ग आक्रामक है। भागवत और संघ इसे देश हित में नहीं मानते। विभाजन की विभीषिका को समझता है संघ। संघ नहीं चाहता कि अब धर्म के नाम पर देश बटे। कुछ तथाकथित हिंदू खराब कर रहे माहौल। संघ प्रमुख ने बयान में इनको ही टारगेट किया। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में बढ़ रहा तनाव। मोहन भागवत इस तनाव को बखूबी समझ रहे हैं। संघ प्रमुख नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर नेता बने लोग। दरअसल पिछले एक दशक में भारत जिस तरह से मजबूत होकर आगे बढ़ा है, ऐसे में किसी विदेशी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दबदबा कई पड़ोसी और ताकतवर देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये उनकी डिवाइड एंड रूल की साजिश भी हो सकती है। वहीं भागवत के बयान और पांचजन्य के समर्थन पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, इस देश को बांटने वाले दल, संगठन और लोग अलग हैं। संघ इस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। समाज की दिशा क्या हो, राष्ट्र निर्माण में आने वाली चुनौतियां क्या हो, इन सब में विचार मंथन चिंतन होता है। पर देश को एक रखना एक सदैव मुख्य उद्देश्य रहा है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भारत जो चमत्कृत है पूरे विश्व में, उसमें संघ के स्वयं सेवकों का अतुलनीय योगदान है। संघ हमेशा जोड़ने की ही बात करता है। ये हमें देखना होगा भारतीय राजनीति में कि हमें कर्म की राजनीति करनी है कि धर्म के नाम की राजनीति करनी है। और हमेशा आज हमें इस बात को भी सोचना होगा कि जो और लोग जिनकी संख्याएं कम हैं, वो भी इसी देश के अंग हैं, वो तो कहीं नहीं जा सकते। हम सब जब साथ मिलकर रहेंगे तो देश की प्रगति होगी, विश्व में हमारा सबका नाम होगा। यही कांग्रेस का सद्भाव है। धन्यवाद भागवत जी, कांग्रेस की भाव को आपने समझा और आज इस तरह से उसकी तारीफ। सियासत का तो अपना उसूल और दस्तूर होता है, वो चलता रहता है। पर खुद को सामाजिक संगठन कहने वाला संघ फिलहाल देश और समाज को अलग आईने से देख रहा है। तभी तो संघ प्रमुख आगे आने वाली गंभीर चुनौतियों को पहले एड्रेस करके उसके प्रति राजनीति और समाज से जुड़े लोगों को आगाह कर रहे हैं। तभी तो दिख रहा है संघ का नया एजेंडा, जो कह रहा है नहीं चलेगा बंटवारे का धंधा। तो संघ प्रमुख का जो पहले का बयान है, विपक्षी पार्टी ने उसको झट से लपक लिया, क्योंकि उनको पता था कि जो कट्टर हिंदू हैं शायद बीजेपी से दूर हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन क्या उसके पीछे कोई दूसरा कारण था? और ये कारण मतलब अगर संघ प्रमुख ने बहुत दूर की दृष्टि से देख लिया कि आने वाले समय में क्या हलचल हो सकती है, विदेशी ताकतें एक्टिव हो सकती हैं और उसकी वजह से देश एक बार फिर विभाजन की कगार पर पहुंच सकता है, तो क्या ये बात हो सकती है?
या फिर जो विपक्षी पार्टियां वो उनको आंकने में शायद कमी उनको रह गई, वो आंक नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या मंदिर मस्जिद पर संघ प्रमुख के बयान को गलत ढंग से समझा गया? सवाल नंबर 2, क्या मोहन भागवत ने बांटने वाली सियासत पर निशाना साधा है? और अब सवाल नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश में माहौल खराब करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है? तो ये तमाम सवालात हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। लेकिन हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, चलिए उनसे परिचय करा दें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजपाल जी आपका। आनंद जाट जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडियो से ही शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। शैलेंद्र जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब मोहन भागवत कुछ कहते हैं, सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है, न केवल बीजेपी का बल्कि विपक्षी पार्टियां भी बड़े ध्यान से देखती हैं कि क्या कुछ हो सकता है। हमने तरह तरह के उनके बयान देखे, चाहे वो बिहार में बयान हो। लेकिन इस तरह का जो बयान इस बार उन्होंने देखा, पहली बार ऑर्गेनाइजर भी समझने में शायद वो भी नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्होंने उस अलग लाइन में बयान उनके मतलब से अलग अंतर निकाला। लेकिन अब जब पांचजन ने जो कुछ कह रहा है, उससे उस बयान के क्या मायने आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को जब से उनका बयान आया है भागवत जी का, और बहस छिड़ी है राष्ट्रीय स्तर पर सभी तरफ, इसको हमको 2 आयामों पर देखना चाहिए। एक तो पहली बात है जिसकी शुरुआत हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से, जब नड्डा जी का बयान आया था कि बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उसका भावार्थ निकाला गया था। और उसके बाद से जो बयानबाजी शुरू हुई और अब भागवत के बयान तक, एक पूरी श्रृंखला को अगर हम समझेंगे तो ये बीजेपी वर्सेस संघ की लड़ाई के तौर पर कुछ लोग इसको देखते हैं। जो बयानबाजी हुई, आरएसएस को ये लगता है कि जिस तरह से नेतृत्व मजबूत हुआ है बीजेपी का, चाहे मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में, तो क्या वो संघ से बड़े हो गए हैं, या संघ की बातें नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि जो उनकी सलाह रहती है बीच में, ये माना जाता है कि संघ की सलाह पर ही बीजेपी चलती है। तो एक तो ये लड़ाई है, और इसमें कोई कुछ बहुत ज़्यादा निकल कर आता नहीं है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ पहले भी चलती रहीं। 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस सुदर्शन एक खुलेआम लड़ाई हुई थी, लेकिन वैचारिक लड़ाई थी वो। तो ये 20 सालों में हम ये देखते हैं, ये ऊपर नीचे ये होता रहा है ये सब। और दूसरा बात है जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है, दूसरा जो पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का, वो है संघ अब अपनी जो उसकी छवि बनाई गई है फासिस्ट की या सांप्रदायिक संगठन की, उससे बाहर निकलना चाहता है। और ये पहली बार नहीं है ललित जी, ये चाहे आप हेडगेवार और गोलवलकर के बाद के जितने भी सरसंघचालक हुए हैं, उनका ये प्रयास रहा है। और भागवत कुछ ज़्यादा मुखर है, वो पहले से ही ये बातें कहते रहे, खासतौर से हिंदू मुस्लिम के रिश्तों के बारे में, कि उन्होंने कहा कि डीएनए हमारा एक है। उसके बाद उनका ये बयान है, मंदिर मस्जिद पे इससे हिंदू नेता बनने की कोशिश ना करें। तो भागवत का एक अप्रोच अलग दिखता है। और संघ की ये खासियत रही है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से उसकी विचारधाराएं बदलती रही हैं। हालांकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद उसके कोर एजेंडे रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदलता रहा है। तो मुझे ज़्यादा ये लगता है कि भागवत अपने पूरे संगठन को उस छवि से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये भी निश्चित है कि उन्होंने जो 47 में जो बंटवारा हुआ, या उसके बाद जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए, उसको वो जानते हैं कि उसकी विभीषिका, और देश ऐसे नहीं खड़ा हो सकता। जिस तरह से भारत का सोशल फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो हमको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में नज़र आती है, जिसकी बाढ़ है आजकल, कम से कम वैसा तो संघ का मानना नहीं है, हिंदू राष्ट्र वैसा तो नहीं है। तो वो उस चीज़ को समझाना चाहते हैं। इसलिए ये बात सही है कि उनके इस बयान को बहुत बड़े फलक पर जाकर देखना चाहिए कि उसका मकसद क्या। हालांकि राजनीतिक, ये बीजेपी संघ का रिश्ता और दूसरा संघ की विचारधारा, इन दोनों लेवल पर इसको परखना चाहिए और उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। जी जी। तो देखिए, ये तमाम सोच के दायरे में है कि किस तरह से उनके इन विचारों को रखा जा रहा है, और उन विचारों को किस तरह से पार्टी समझ रही है, संघ समझ रहा है, और ख़ास बात है कि विपक्षी पार्टियां उसको किस ढंग से ले रही हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, एक बड़ी बात होती है जब मोहन भागवत जी बोलते हैं तो उन पर सबका ध्यान रहता है, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन पहली बार समझने में कुछ भूल हुई, आप उनकी वो दूरदृष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाए। ऑर्गेनाइजर ने शायद एक अलग लाइन ली, लेकिन पांचजन्य ने यहाँ पर आकर शायद उनकी बात को अलग से समझा।
ऐसा नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत स्पष्ट है। जैसा कि अभी आदरणीय पत्रकार महोदय भी कह रहे थे कि संघ राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की बात करता है। और राष्ट्रवाद मतलब क्या है? तो भारत एक सभ्यता है, भारत हमारा राष्ट्र है, और भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, और निश्चित तौर पर हजारों साल से यह सभ्यता और जो संस्कृति हमको विविधता में एकता का सिद्धांत न केवल बता रही है, दिखा रही है, बल्कि जीवन में अपनाने का काम भी कर रहा है। भारतवर्ष में निश्चित तौर पर विविधता में एकता का मूल मंत्र है। और आज हम ये कह सकते हैं कि भागवत जी ने भी जो संदेश दिया है वो एक गहरी सामाजिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया है। गहरी सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने क्षणिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण इत्यादि की बात करके जिस प्रकार से देश का जो मूल आत्मा है कि विविधता में एकता, उस पे प्रहार करने का प्रयास करते हैं अनावश्यक, तो उस पे बंदिश लगना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए। यह एक चिंता है, यह चिंता व्यक्त करने का काम उन्होंने किया, क्योंकि वो राष्ट्रवादी उस संगठन के प्रमुख है जिसके ऊपर इस राष्ट्र की खोई हुई सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित करने का एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। इस बात का दायित्व है कि राष्ट्र के अंदर जो सांस्कृतिक मूल्यों का जो संरक्षण करना है और वो सामंजस्य और सौहार्द से हो पाएगा। तो इन सब बातों को उन्होंने जिस प्रकार से, जिस अंदाज में रखने का काम किया है, उसके अर्थ अलग अलग निकालने का काम हो सकता है, पर ये जो समय है, ये सरसंघचालक जी ने अपने चिंतन, गंभीर चिंतन के द्वारा कही हुई बात है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये दृष्टिकोण ही हमें और हिंदू समाज को विशेष करके सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने का और राजनीतिक झगड़ों और व्यक्तिगत महिमा मंडन के जो विवादों से बचना चाहिए, उस ओर इशारा करने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर उनका ये जो बयान है ये सारगर्भित है, समसामयिक है, समझने की आवश्यकता है और अमल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में और विशेष करके जो भागवत जी के बयान को सोशल मीडिया या फिर मीडिया में जिस प्रकार से लड़ाई पैदा होने की स्थिति में दिखाया जा रहा है, मैं समझता हूं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ये तो एक जानबूझकर बनाई जा रही एक कहानी है। इस प्रकार से इसके अलग अलग अर्थ निकालने का काम हो रहा है, जबकि वास्तविक में स्पष्ट अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक है कि यह जो राष्ट्र है जिसका नाम भारत है, यह एक संस्कृति है, यह सभ्यता है, और इसका एकमात्र जो आत्मा है इसकी, वह विविधता में एकता है। इसके आसपास हमको काम करना चाहिए, इसके आसपास समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। बाकी के जो अर्थ निकाले जा रहे हैं वह असंतोष पैदा करने के लिए अपनी अपनी बात को अपने हिसाब से रखने का नतीजा है। वास्तविक में जो बात है वो बात यह है। आनंद जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि मैं तो ये भी बयान सुन रहा था कांग्रेस की तरफ से आने वाले कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी के आधार पर भागवत साहब ने बयान दिया है, और उनको उसके लिए धन्यवाद भी दिया आपने। भागवत साहब का तो पता नहीं, लेकिन जो राजपाल जी ने कहा है वो पूरी तरह से जो है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको धारण करते हुए कहा है। वो बताता हूं कैसे, कि भारत के बारे में विविधता में एकता की बात हम कहते हैं, क्योंकि 550 से ज्यादा रियासतों को हमने एकजुट किया था, और कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, ये भारत की विविधता के बारे में कहानी कही जाती है। इसीलिए भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी हमने किया। तो मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा के प्रवक्ता जी को कि उन्होंने, कांग्रेस ने इस देश की जो बुनियाद रखी है और जिन आधारों पर रखी है उसको आज टेलीविजन चैनल पर मान्यता दी और मान्य करते हुए ये बात कही। और संघ के बारे में या भागवत जी के बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले पंडित नेहरू जी की एक बात कहना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर संघ के लोग पूर्व दिशा में जाने का कहते हैं तो उन्हें बाकी की 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि भागवत जी ने यह कहा है कि भाजपा की सरकार है पूरे देश में, जहां ज्यादातर जगह पर है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और वो देश में विविधता में एकता को संरक्षित करने में नाकाम हो रही है, इस स्वीकारोक्ति के लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए।
यह महत्वपूर्ण बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जितनी कुछ बातें हुई उन बातों में मुझे यह समझ में आया कि देश नफरत से नहीं चलेगा। यही बात तो हमारे नेता भारत यात्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए कह रहे थे कि पूरा भारत एक है और पूरे भारत को हम एकजुट करेंगे, क्योंकि देश किसी नक्शे पर बनने से पहले दिलों में बनता है, दिमागों में बनता है। अगर हम कश्मीर के भाइयों को, कन्याकुमारी वाले भाई अगर कहेंगे कि हाँ तुम भारतीय हो, तुम और हम में कोई अंतर नहीं है, तो सारे झगड़े और फसाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कपड़ों से देश के नागरिकों को पहचानना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो फिल्मी नायिकाओं के जो अधोवस्त्र हैं उनमें सांप्रदायिकता ढूंढते हैं? वो कौन लोग हैं? आप चेहरा उठाकर देखिए, पूरे भारत में आपको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे जो विभाजन के बयान देते हैं, जो सांप्रदायिकता को ओढ़ कर रखते हैं और द्व्यर्थी बातें करते हैं। वो द्व्यर्थी बातें सांप्रदायिकता को पुष्पित पल्लवित करने वाली होती हैं। तो उस सब के खिलाफ जो मोहन भागवत जी ने कहा है, मैं कहता हूं कि भारत की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति एक है, और वो कौन सी है कि अयम निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, कि ये अपना बंधु है और ये अपना बंधु नहीं है। मतलब कश्मीर के लोग भारत के नहीं हैं और मध्य प्रदेश के लोग भारत के हैं। जो ऐसा सोचता है और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो अपने हैं, और जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर विपक्षी दलों को वोट दिया वो अपने नहीं है। ये जो सोचते हैं ये छोटे चित्त के लोग हैं। और भारत की संस्कृति जो है वो वसुधा को परिवार मानती है, मतलब सारा मानव मानव एक है। ये बात भारत की संस्कृति कहती है। तो आज संघ को अपने 100वें वर्ष में अगर ये स्वीकार करना पड़ रहा है तो मैं समझता हूं ये महात्मा गांधी की, गौतम बुद्ध की और भारत की जो हजारों सालों, लाखों साल पुरानी जो संस्कृति है उसकी जीत है। कम से कम इन्होंने ये स्वीकार तो किया कि गांधी और नेहरू का देश, अंबेडकर का देश उस संविधान से चलेगा जिसका निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। ठीक शैलेंद्र जी, लेकिन कुछ एक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है जो कट्टर है, अब उनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो तो उसी तरफ देख रहे हैं, बीजेपी को भी, आरएसएस को भी, शायद उसी की वजह से वो उनके पाले में है। अब वो उनको कैसे समझाया जाएगा कि ये जो कांग्रेस की विचारधारा, अब उसी विचारधारा पर चलते हुए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि चलो हमारी जो आइडियोलॉजी है उसी के आधार पर आप काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात अगर हम विचारधारा से हटके अगर ललित जी बात करें, ये तो है कि संघ अपनी उस छवि से बाहर निकलना चाहता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो वो समझाने की कोशिश है। और अब इसका एक राजनीतिक मजबूरी भी है, बीजेपी का क्या है, चाहे आरएसएस की, जिस तरह का माहौल बना पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उसने कुछ डाइवर्ट किया है बीजेपी को भी और आरएसएस को भी। और जिस तरह से संविधान की बात उठाई राहुल गांधी ने, ये टर्न वहीं से शुरू होता है। और जो प्रचारित करने में वो सफल रहे कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, इनको सवर्णों की पार्टी या सवर्णों का संगठन, ये स्थापित कर दिया था कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव। तो वो एक छटपटाहट भी है। और अब हम इसको शुद्ध राजनीतिक तौर पे अगर इस पूरी खबर की समीक्षा करें तो देखिए, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं इस साल, नया नेतृत्व की तलाश है। तो बीजेपी के अंदर भी कुलबुलाहट तो है, कई पावर सेंटर हैं जो और सीधा उसका संघ का प्रभाव। तो इस खबर को हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये एक लड़ाई अंदरूनी है कि ये सतह पे आ रही है, ये अभी हालांकि सवाल है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया है और अंबेडकर केंद्र में आ गए हैं राजनीति की, चाहे हम कह सकते हैं, और 25 में इसकी चर्चा खूब होगी, तो उसका सीधा सा मकसद है कि हिंदुत्व के वोट को कमज़ोर करना। और संविधान की बात इसलिए की जा रही है। और बीजेपी और संघ इस वोट को इकट्ठा रखना चाहते हैं, तो ये लड़ाई भी है। तो संघ और बीजेपी दोनों तरफ से जिस तरह से आप देखिए संघ काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, समरसता के लिए काम कर रहा है, दलितों और आदिवासियों पर उसका विशेष फोकस है। सारी उसकी कार्यप्रणाली आप देख लीजिए, कार्य पद्धति, योजनाएं, सब में आपको वो दिखेगा। और बीजेपी ये भी बात समझती है। तो बीजेपी और संघ यहाँ तो इकट्ठे दिखते हैं यहाँ तक, लेकिन नेतृत्व की बात है जहाँ वहाँ जरूर कुछ सवाल है, जरूर कुछ कुलबुलाहट है। चाहे संघ के नेताओं के बयान देख लें, चाहे आरएसएस के नेताओं के बयान देख लें। जी बिल्कुल राजपाल जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि क्या आप, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है, क्या आइडियोलॉजी में एक बदलाव के तौर पर इसे देखा जाएगा? देश की जो स्थिति है उसका आकलन आप बराबर कर रहे हैं, क्योंकि एक बंटवारे की एक बड़ा दंश हम झेल चुके हैं। शायद एक बार फिर विदेशी ताकतें कुछ स्थिति, अप्रिय स्थिति का निर्माण न हो जाए, लेकिन एक आइडियोलॉजी उसमें थोड़ा चेंज है क्या? और उसको आप जो बाकी के बीजेपी के तमाम लोग हैं, संघ के तमाम लोग हैं, उनको उन तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे, कैसे समझाएंगे उनको? देखिए, संघ बात करता है सामाजिक सरोकार की, सामाजिक समरसता की।
भारतीय जनता पार्टी बात करती है अपनी पंचनिष्ठा में सर्वधर्म समभाव, शोषण, गांधीवादी शोषण मुक्त समता युक्त राज्य की स्थापना करना। और मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। सबका मीनिंग अगर जोड़े हम तो एक ही निकलता है, और वो निकलता है सामाजिक समरसता। अब इसके उलट बात करें, अभी मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस विषय में कांग्रेस के बारे में बात करना नहीं चाह रहा था, पर उन्होंने बोला तो करना पड़ रहा। तो कांग्रेस का पिछले लंबे समय का कार्यकाल अगर हम उठा के देखते हैं और उनके नीतिगत फैसले देखते हैं तो उनका रहा तुष्टीकरण का, और विशेष करके अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का काम लगातार इस देश के अंदर फला फूला है, तो कांग्रेस के राज में फूला। इसके उलट अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो अगर प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो वो सभी धर्म के लोगों को मिलता है। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज अगर होता है तो सभी धर्म के लोगों के साथ होता है। किसान सम्मान निधि मिलती है तो सभी धर्म के लोगों के साथ मिलती है। इसको बोलते हैं हम संतुष्टीकरण। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबके उन्नति, सबके विकास की बात करना, यह है संतुष्टीकरण। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र है संतुष्टीकरण, गरीब कल्याण, वहीं कांग्रेस का मूल मंत्र रहा है तुष्टीकरण। तो ये जो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण तक की यात्रा देश की जनता ने की है, वह यात्रा संघ के ही मूल विचार से की, और वो मूल विचार है सामाजिक। ठीक है आनंद जी, एक लास्ट कमेंट आनंद जी, ये संतुष्टीकरण वर्सेस तुष्टीकरण पर आ गई राजनीति। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक जो है भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर सजदा करने आडवाणी जी जाते हैं तो वो तुष्टीकरण था या संतुष्टीकरण था? जब संसद पर हमला करने के पहले जब विमान अपहरण हुआ था तो आतंकवादियों को प्लेन में बैठाकर छोड़ने वाली भाजपा की सरकार थी, वो तुष्टीकरण था या संतुष्टीकरण था? और भारत विभाजन की प्रतीक एक मीनार है पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। राज्यपाल सिसोदिया जी बताएंगे क्या कि वो तुष्टीकरण था या संतुष्टीकरण है? तो यहां कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री जब अपने ही नागरिकों को कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान सकते हैं कि कौन कौन आंदोलन में थे, कलम वाले नक्सली अपने ही देश के नागरिकों को कहा जाता है। इसी मध्य प्रदेश के एक अभी सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है? अपने ही नागरिकों को सवाल उठाने पर अगर आप इस देश का नागरिक मानने से इनकार कर देते हो, ये सोच विभाजन की है, ये सोच जो लेकिन है, सर अब उस विभाजन वाली सोच पर एक पर्दा डालने की कोशिश जैसे भी हो या एजेंडा बदलने की कोशिश जो भी हो, लेकिन आपका जो सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव की बात आप कह रहे थे। हाँ जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, समय मेरे पास कम है, समय हाँ जी, भागवत जी जो कह रहे हैं उसको नेहरू जी के शब्दों में ज्यादा। ठीक है, चलिए आप नेहरू जी के शब्दों में समझ लीजिए, लेकिन भागवत जी जो कह रहे हैं उसके बाद आपके पास एजेंडा क्या रह जाएगा, आपके पास कार्ड क्या रह जाएगी? चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था, समय बहुत कम है सर, समय इतना ही था, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने उठा दी है और मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसके बड़े और लंबे मायने समझ में आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी अब विचार मंथन में लगेगी कि आप काट कैसे ढूंढी जाए। सर्वधर्म सद्भाव की बात करते थे, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते थे, बीजेपी पर निशाना साधते थे, लेकिन अब ये तमाम चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, तो फिर कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में क्या करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका भी, आनंद जी आपका भी, और शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे देखिए सीजी आज का मुद्दा, धर्मांतरण राग सियासिया।